नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। और प्यारे मित्रों, आज आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूं, जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा, आज चार्टर से संबंधित उस महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आया हूं। जैसा कि आप पिछले 2-3 दिनों से जो है लगातार आपको चार्टर से संबंधित उन सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को करा रहे हैं जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप देखिएगा यहां से आने वाले उन सारे प्रश्नों को कवर किया गया है जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, हम समय को ना गवाते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले प्यारे मित्रों, हम ये देखेंगे कि 1853 चार्टर अधिनियम की विशेषता क्या है। तत्पश्चात हम इधर देखेंगे 1861 चार्टर अधिनियम की विशेषता क्या है। फिर इसके बाद देखेंगे 1892 चार्टर अधिनियम की क्या विशेषता है। फिर देखेंगे 1909 में चार्टर अधिनियम की क्या विशेषता है। आदि से संबंधित इन सारे प्रश्नों को हम बार बार करेंगे जो जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि एग्जाम में यदि यहां से प्रश्न आए तो आप उन सारे प्रश्नों की खोपड़ी में आग लगा दो। तो प्यारे मित्रों, हम समय को ना खराब करेंगे, ना टाइम अपना बर्बाद करते हुए सीधा मंजिल की ओर चलते हैं और देखेंगे 1853 चार्टर अधिनियम की विशेषता क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि 1853 चार्टर अधिनियम के तहत प्रशासनिक कार्यों को विधायी कार्यों से अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? प्रशासनिक कार्यों को विधायी कार्यों से अलग कर दिया गया। और प्रशासनिक कार्यों के लिए बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर दिया जाता है। जैसा कि आपको यहां पर मैंने सामने एक चार्ट के माध्यम से बताया है। ये देखिए, प्रशासनिक कार्य अलग हो गया और इधर विधायी कार्य अलग हो जाता है। प्रशासनिक कार्यों के लिए याद रखना, बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर दिया जाता है। जी हां, प्रशासनिक कार्यों को देख रेख करने के लिए बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर दिया जाता है। और विधायी कार्यों की यदि बात करें प्यारे मित्रों, तो विधायी कार्यों के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना कर दिया जाता है। जी हां, विधायी कार्यों के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना कर दिया जाता है। यह विधान परिषद की स्थापना किस लिए किया जाता है, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि विधायी कार्यों के लिए इसलिए कि भारत के अंदर कानून बनाने के लिए विधान परिषद का गठन किया जाता है। वो भी कितने? 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना किया जाएगा। और इस स्थापना के साथ ही ये होगा कि देश के लिए विधान परिषद के माध्यम से कानून बनाया जाएगा। जी हां, विधान परिषद के माध्यम से ही अब देश के अंदर जो है कानून व्यवस्था को देख रेख किया जाएगा, कानून बनाया जाएगा। ये चार्टर अधिनियम किस चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो याद रखना, 1853 चार्टर अधिनियम के तहत ये सारे मामलों को जो है सुलझाया गया है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, प्रशासनिक कार्य के लिए बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर दिया जाता है और विधायी कार्यों के लिए, विधि निर्माण के लिए, कानून निर्माण के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना कर दिया जाता है, जिसका काम यह होगा कि वह देश के लिए कानून बनाएगा। क्या बनाएगा प्यारे मित्रों? देश के लिए कानून बनाया जाएगा। और तीसरे पॉइंट पर आएंगे तो कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए, जी हां, कंपनी के कर्मचारियों की जो नियुक्ति की जाएगी अब प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, ना कि जो है नामजदगी के आधार पर। इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन की सरकार जिस व्यक्ति को नॉमिनेट करती थी उसी को पहले रखा जाता था। लेकिन जैसे ही 1853 का चार्टर अधिनियम आता है, इस चार्टर अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि अब कंपनी के जितने भी कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी उनकी कंपटीशन की परीक्षा होगी। कंपटीशन की परीक्षा जो क्वालिफाई करेगा उसको जो है कंपनी का कर्मचारी नियुक्त किया जाएगा। प्यारे मित्रों, ये एकदम से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां से जो बनने वाले प्रश्न है मैंने एक एक करके आपको जो है बताने का कार्य किया है। और आप लोग इसको 2 बार 3 बार जितना जल्दी हो सके उन अपने माइंड में पूरे प्रश्नों को एक एक करके जो है, चाहे 2 बार आपको पढ़ना पड़े, लेकिन आप वीडियो को जो है आगे पीछे करके आप देख लीजिएगा
ताकि यहां से प्रश्न बने तो आप सारे प्रश्नों को पूरी तरह कर पाए। और प्यारे मित्रों, अब इधर आकर देखते हैं 1861 का चार्टर अधिनियम। जी हां, 1861 का चार्टर अधिनियम के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उन सारी की विशेषता क्या है, उन विशेषता पर एक नजर डालते हैं, ताकि अगर 1861 चार्टर अधिनियम से आपके पास प्रश्न आते हैं तो आप उन सारे प्रश्नों को जो है पूरी तरह से कर पाएं। तो प्यारे मित्रों, हम इसकी पहली विशेषता पर जाएंगे। तो पहली विशेषता क्या है? गवर्नर जनरल को नए प्रांत गठित करने का अधिकार मिल गया। जी हां, अब गवर्नर जनरल क्या कर सकता था? नए प्रांतों का गठन कर सकता था, उसकी क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर सकता था, और साथ में याद रखना यहां पर एक गवर्नर की नियुक्ति भी कर सकता था। जी हां, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी कर सकता था, जो है उसका देख रेख करे प्रांतों का। इसलिए वहां पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, जैसा कि इधर मैंने बता दिया है। और दूसरी विशेषता क्या है? भारत में पहली बार मंत्रिमंडलीय व्यवस्था लागू किया गया। जी हां, क्या कर दिया गया? भारत के अंदर पहली बार मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को लागू कर दिया गया। यह किस चार्टर एक्ट के माध्यम से किया गया? 1861 चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत के अंदर पहली बार मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो है लागू कर दिया गया। और तीसरी विशेषता क्या है? गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। जी हां, क्या प्राप्त हो जाता है? गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं प्यारे मित्रों कि अध्यादेश कब जारी किया जाता है? तो याद रखना, जब किसी विधेयक पर गतिरोध हो जाता है और ऐसा स्थिति बनती है कि हमें उस विधेयक को पास कराना अति आवश्यक है, तो याद रखना राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। जी हां, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और आप जानते हैं कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी करता है। और सेम वही कंडीशन थी 1861 चार्टर अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था। जी हां, कौन कर सकता था? गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था 1861 चार्टर अधिनियम के माध्यम से। और आपको यहां पर नोट पॉइंट में मिलेगा। जी हां, नोट पॉइंट में क्या लिखा है? भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्मदाता कौन है? जी हां, भारत में यदि ये प्रश्न आता है कि भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्मदाता कौन है, तो याद रखना लॉर्ड कैनिंग को याद कीजिएगा। जी हां, कौन है? लॉर्ड कैनिंग है भारत के अंदर मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्मदाता। अब इसके बाद क्या करेंगे प्यारे मित्रों? इसको हम मिटा देते हैं और आप लोग क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले ले। जी हां, क्या कर ले? इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि अब इसके आगे हम आपको लेकर चलते हैं, जो कि इसमें जगह नहीं, इसको हमको मिटाना पड़ेगा। अब मिटा करके इसके आगे हम चलने का कार्य करते हैं। और अब देखेंगे, इसके आगे देखते हैं 1892 का चार्टर अधिनियम के तहत कि इसकी क्या विशेषता है। 1892 चार्टर अधिनियम जब आया तो उसके तहत भारतीयों को क्या अधिकार मिल गया, उन सारे पॉइंट पर एक एक करके बात करेंगे। अब देखेंगे 1892, जी हां, 1892 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम, चार्टर का मतलब प्यारे मित्रों आप लोग समझ रहे हैं शायद मेरी बात को। चार्टर का मतलब यह था कि अंग्रेजों ने अपनी इच्छा के अनुसार जो भारत पर शासन करने के लिए नियम बनाए, उसे चार्टर अधिनियम की संज्ञा दिया गया है। इसका मतलब ब्रिटेन सरकार जो उनकी इच्छा के अनुसार, जो उनको ऐसा लगता था कि हमारे जो है कोई कानून पर किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आएगा, उन सारे चार्टरों को जो है भारत पर लागू करने का कार्य किया है। अब हम ये देखेंगे 1892 चार्टर अधिनियम की क्या विशेषता है। जी हां, 1892 चार्टर अधिनियम की बात करें तो भारतीयों को, जी हां, भारतीयों को वार्षिक बजट पर, जी हां, भारतीयों को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार, बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया, बहस करने का अधिकार मिल गया। जी हां, अधिकार मिल गया। इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और याद रखना, मतदान देने का अधिकार नहीं मिला था। क्या नहीं मिला था? याद रखना, मतदान देने का अधिकार, देने का अधिकार नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला। इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, अधिकार
नहीं मिला। और जैसा कि आप जानते हैं कि महान्यायवादी संसद की किसी भी कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन वो क्या नहीं देख सकता, याद रखना, वो अपना वोटिंग नहीं कर सकता। सेम कंडीशन इस पर भी वही लागू होता है कि 1892 चार्टर अधिनियम के तहत भारतीयों को जो वार्षिक बजट पेश किया जाता था, उस वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं मिलता है। इन सारे तथ्यों को आप एकदम दिमाग में छाप लीजिए। यहां से प्रश्न आए तो आप उसकी खोपड़ी को आग लगा दीजिए। मैं इसलिए आपको हर चार्टर के एक एक पॉइंट को बताना चाहता हूं, जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न बनते हैं। और प्यारे मित्रों, ये पसीना आपके लिए हमेशा बहता रहेगा। पूरी जितनी भी कोशिश है मेरी, आप लोगों के लिए पूरी ताकत, पूरी कायनात और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन जल्द से जल्द हो और आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहे। प्यारे मित्रों, आप लोगों को इस पे वो सारी जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अब इसके आगे चलते हैं प्यारे मित्रों। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की क्या विशेषता है। जी हां, आप देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसके तहत क्या क्या प्रावधान किया गया था, उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। और याद रखना, मार्ले और मिंटो, मार्ले उस समय भारत के सचिव थे। कौन थे? मार्ले उस समय भारत के सचिव थे। क्या थे? भारत के सचिव थे। कौन थे? मार्ले भारत के क्या थे? सचिव। और मिंटो क्या थे? मिंटो भारत के वायसराय थे। भारत के वायसराय थे। इन पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ताकि यहां से अगर प्रश्न आए तो सारे प्रश्नों की धज्जियां आप उड़ा दो। और यह पूछा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया? जी हां, जॉर्ज अरुंडेल समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। जॉर्ज अरुंडेल समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। सिफारिश पर लाया गया था। क्या लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को याद रखना, जॉर्ज अरुंडेल समिति के सिफारिश पर लाया गया था। और तीसरी इसकी विशेषता क्या है? याद रखना, भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था किया गया था। किसके लिए? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था किया गया था। इसी में याद रखना, इसी में अंग्रेजों ने क्या किया था? फूट डालो राज करो की नीति अपनाया था। जी हां, इसी में क्या किए थे? फूट डालो राज करो की नीति अपनाया था। किसमें? याद रखना, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, इसी के तहत इंग्लैंड में जो एक परिषद थी, उस परिषद में नियुक्त होने वाले दो भारतीय कौन कौन थे? जो भारत के शासन करने के लिए इंग्लैंड में एक जो परिषद की नियुक्ति किया गया था, उस परिषद में नियुक्त होने वाले दो भारतीय कौन कौन थे? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखना, वो दो भारतीय कौन थे? तो याद रखना, एक का नाम केसी गुप्ता था। जी हां, एक का नाम केसी गुप्ता और दूसरे का नाम याद रखना हुसैन विलगामी था। कौन था? हुसैन विलगामी। इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। केसी गुप्ता और हुसैन विलगामी, इनकी नियुक्ति कहां पर किया गया था? तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि एक इंग्लैंड में परिषद बनाया गया था, और वो परिषद का काम क्या होता था? भारत के शासन व्यवस्था पर नियंत्रण करे, देख रेख करे। उसी परिषद में जो है नियुक्त होने वाले भारत के केवल दो भारतीय थे। एक का नाम केसी
गुप्ता था और दूसरे का नाम क्या था, हुसैन बिलगामी था। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। और आज तक आप लोगों ने कितने चार्टर पढ़ लिए प्यारे मित्रों? आप लोगों ने 1600 ईस्वी का राजलेख माध्यम से आप लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा, आप लोगों ने 1726 चार्टर अधिनियम पढ़ा, उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, फिर उसके बाद 1781 का चार्टर अधिनियम पढ़ा, 1786 का चार्टर अधिनियम पढ़ा, 1793 का चार्टर अधिनियम पढ़ा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा, 1813 का पढ़ा, और ये देखिए 1892 देखिए, और आपके सामने 1853 चार्टर अधिनियम। और प्यारे मित्रों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम इसके आगे जैसे जैसे जाएंगे 1858 पढ़ेंगे और अब उसके आगे जाएंगे 1876 पढ़ेंगे। ये सारे पॉइंट को आपको पढ़ाएंगे। 1800 याद रखना, 1919 पढ़ेंगे और 1935 का चार्टर अधिनियम जो भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1919 का पड़ा है, याद रखना। ये सारे प्रश्नों को एक एक करके आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास है और आपको विश्वास दिलाता हूं यहां से प्रश्न बनेगा। अगर चार्टर एक्ट से प्रश्न बनेगा तो आपकी खोपड़ी से, याद रखना, वो खोपड़ी उसकी उड़ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने एकदम एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। और मेरे प्यारे मित्रों, आज की क्लास को विराम करते हैं और तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।